भारत में महमूद गजनवी और गोरी के आक्रमण और उनके प्रभाव के बारे में देखेंगे। महमूद गजनवी, जैसा कि हम देखते हैं कि भारत में 1000 ईस्वी से जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना का काल माना जाता है, उसे मध्यकाल कहा जाता है। इस काल की जो प्रमुख घटनाएं थी प्रारंभिक, उनमें महमूद गजनवी और गोरी के आक्रमण। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। उसका राज्यारोहण 991 ईस्वी में हुआ और प्रारंभ में वह गजनी का शासक बना, जिसके क्षेत्र में खुरासान का प्रदेश भी था। उसने सुल्तान की पदवी धारण की और धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने बगदाद के खलीफा से अल कादिर वल्ला से अपनी विजयों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए उसने प्रार्थना पत्र भेजा और खलीफा ने उसे स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता देते हुए महमूद को अमीन उल मिल्ला यानी मुसलमानों का संरक्षक और अमीन उद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधियां प्रदान की। इससे महमूद गजनवी की संवैधानिक स्थिति मजबूत हो गई। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इस दौरान वह भारत की ओर आकर्षित हुआ और उसने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी तक लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की तत्कालीन दशा या अवस्था के बारे में यदि हम देखें, उसमें राजनीतिक अवस्था की दृष्टि से उस समय महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यानी 1000 ईस्वी में लगभग भारत में जो था केंद्रीय सत्ता का अभाव था। केंद्र में किसी शक्तिशाली एकीकृत राजनीतिक सत्ता का अभाव होने से देश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था और वे स्वतंत्र राज्य थे, जिनमें आपस में सीमाओं के मामलों में संघर्ष चलता रहता था और वे आपसी संघर्ष से अपनी शक्ति को समाप्त कर रहे थे। उस समय के देश के प्रमुख राजनीतिक दृष्टि से जो राज्य थे उनमें था सिंध और मुल्तान। सिंध और मुल्तान ये दोनों मुसलमानी शासक था। यहाँ पे उनका शासन था और यहाँ पर जो है मुल्तान में करमाचन का शासन था और सिंध में अरबी मुसलमानों का शासन था। ये नामात्र के लिए खलीफा का अस्तित्व स्वीकार करते थे। पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के अंदर जो है ब्राह्मण हिंदुशाही वंश का शासन था और यहाँ का शासक जयपाल था, जिसने महमूद गजनवी के आक्रमणों का भी डटकर प्रतिरोध किया, लेकिन उसे असफल होना पड़ा। कश्मीर में भी ब्राह्मण वंश का शासन था। पहले वहाँ पर गांधी दिद्दा का शासन था और उसके बाद में उसके भाई उदयराज के पुत्र संग्राम राज कश्मीर का शासक बना, लेकिन उसे राजनीतिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक राज्यपाल था। वह एक अयोग्य और शक्तिहीन शासक था, जिसके कारण कन्नौज के करत शासक बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परमार और गुजरात के चालुक्य भी अब स्वतंत्र हो गए थे। कालांतर में राज्यपाल ने जो है महमूद गजनवी से आक्रमण के समय उसने अपमानजनक ढंग से संधि करने को विवश होना पड़ा था। बंगाल में पाल वंश का शासन था और सांभर में चौहान वंश का शासन था। एक शक्तिशाली शासन था और यहाँ के शासक दुर्लभ राज द्वितीय ने महमूद गजनवी की सेना का विरोध किया था। दक्षिण भारत में भी किसी एक सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था। जैसा कि हम देखते हैं, सभी राज्यों में प्राय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें राजा के हाथों में शासन की सारी शक्तियां केंद्रित थी। शासन और प्रशासन व्यवस्था में सामंती व्यवस्था का चलन था और सामंतों का प्रशासन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका थी। जागीरदारी व्यवस्था थी। साम्राज्य जागीरों में बटा हुआ था और जागीरदारी प्रथा के कारण जागीरदारों की जो सैनिक टुकड़ियां जो उन्हें रखनी होती थी, जो उनसे अपेक्षा की जाती थी, वो हर राज्य की सेना का एक प्रमुख सैनिक आधार होता था और इस कारण जागीरदारों की स्वामी भक्ति ही राज्य की शक्ति
का वास्तविक आधार होती थी, किंतु कालांतर में जागीरदारों के पारस्परिक संघर्ष, उनके सत्ता हथियाने की प्रवृत्ति ने राजपूत राज्यों की जो स्थिति थी और शक्ति थी, उन शक्ति को प्राणघातक आघात पहुंचाया। सामाजिक अवस्था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू समाज में जो परंपरागत समन्वयकारी आत्मसात विदेशियों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति और उदार विचारधारा को लगभग भुला दिया गया था। हिंदू समाज कई विघटनकारी प्रवृत्तियों से घिरा हुआ था, जिनमें अनुदारता, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना थी और कई जातियों के ऊपर धार्मिक प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसके कारण इन भावना से आहत लोगों को अब इस्लाम की सरलता और सामाजिक समानता की प्रवृत्ति भी की ओर आकर्षित होना भी स्वाभाविक था। समाज में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ रही थी और कई कुप्रथाएं समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर प्रचलित हो रही थी, जिनमें बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, बहु विवाह प्रथा आदि प्रथाओं ने सामाजिक दुर्बलता को बढ़ावा दिया। जैसा कि हम देखते हैं कि हिंदू समाज के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे और क्षत्रियों के रूप में ही, जैसा कि हम देखते हैं इस काल के अंदर राजपूत काल में राजपूतों ने प्रशासन का और सैनिक दायित्व को स्वीकार किया था। उन्हीं का सेना के अंदर अधिक योगदान होता था और इस प्रकार देश की सुरक्षा और युद्ध का दायित्व केवल राजपूतों का ही माना जाता था। सेना और देश की सुरक्षा के प्रति अन्य जातियों का कोई आकर्षण नहीं था और यह आकर्षण की कमी जो है वह देश की जो सैनिक स्थिति थी उसको दुर्बल बनाया और कालांतर में विदेशी आक्रमणकारियों को इस अवस्था, कमजोर अवस्था का लाभ उठाने का अवसर मिला। आर्थिक अवस्था की दृष्टि से यदि हम देखें तो उस समय भारत की आर्थिक अवस्था काफ़ी उन्नत थी और संतोषजनक थी। देश का आंतरिक और विदेशी व्यापार उन्नति पर था। देश के अंदर कई कुटीर उद्योग प्रचलित थे जो उन्नति के शिखर पर थे। समाज के अंदर उच्च वर्ग, जिसमें शासक, सामंत, जागीरदार, जो उच्च अधिकारी थे उनका और व्यापारी वर्ग जो था उनका जीवन वैभवपूर्ण था और समाज के अंदर जो सामान्य जनता जो थी, किसान और मजदूर वर्ग, उनका जीवन जो है निर्धनता की स्थिति में था और समाज के अंदर लोगों में दान पुण्य की प्रवृत्ति थी और इसीलिए राजा, सामंत, व्यापारी, संपन्न लोग विद्वानों को, साधुओं को, मंदिरों को खूब दान करते थे और इसीलिए भारत में अधिकांश जो मंदिर थे वे ऐश्वर्य के और भंडार, धन संपदा के भंडार बन गए थे। किंतु इस धन संपदा की सुरक्षा की कोई माकूल व्यवस्था नहीं की थी। इसलिए यह मंदिर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उसका जो है आक्रमण के प्रमुख आकर्षक रहे और इन मंदिरों को जो है उसमें दुर्भाग्यवश इनकी जो आर्थिक संपन्नता थी वह उसके आकर्षण का एक प्रमुख आक्रमण करने का एक प्रमुख आर्थिक आकर्षण बना। आर्थिक समृद्धि ने देश की रक्षा के लिए उत्तरदायी शासक वर्ग को भी विलासी बना दिया था। वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था और अधिकारी और कर्मचारियों का भी इस काल के अंदर नैतिक पतन हो रहा था और जिसके कारण समाज की नैतिक स्थिति भी शक्ति क्षीण हो रही थी। धार्मिक अवस्था में यदि हम देखें, समाज के अंदर हिंदू धर्म जो पौराणिक धर्म था उसका प्रभाव बढ़ रहा था। बौद्ध धर्म का प्रभाव इस काल में धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रभाव था। समाज के अंदर वाम मार्गी विचारधारा भी पनपने लगी थी। सुरा, पान और व्यभिचार आदि से भी कई धार्मिक जो क्षेत्र थे वे बदनाम हो रहे थे और बौद्ध के पवित्र विहार और मठ भी अनाचार आदि उपभोग विलास के केंद्र बनते जा रहे थे। तांत्रिक संप्रदाय के विकास ने भी धर्म के नैतिक स्तर को गिराने में योगदान दिया था। साथ ही धार्मिक अंधविश्वास और अंधभक्ति ने लोगों को कायर बना दिया था। लोग अब देश की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध न कर केवल मात्र ईश्वर के ऊपर, देव कृपा पर आश्रित होने लगे थे, जिससे वे निष्क्रिय हो गए थे और धार्मिक उत्साह की कमी
से समाज की प्रगति को अवरोध बना लिया। समाज में नैतिक पतन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे थे और इसका प्रभाव साहित्य और शिक्षण संस्थाओं पर भी दिखाई देने लगा था। जैसा कि हम देखते हैं कि उस समय कश्मीर राज्य के एक मंत्री ने कूटनीमतम नामक पुस्तक लिखी और प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त विद्वान क्षेमेंद्र ने समय मृतक यानी वेश्या की आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी। और इस प्रकार उस समय जो साहित्य था उसमें भी हमें नैतिक गिरावट और पतन की ओर अग्रसर होने के चिन्ह दिखाई देते हैं। सामरिक दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत का जो है इस समय का जो है विदेशों से संपर्क बहुत कम था और इसीलिए उसमें गतिशीलता का अभाव आ रहा था। विभिन्न छोटे छोटे राज्य जो थे वे अपने सीमाओं की सुरक्षा के प्रति असावधान थे। देश के अंदर परंपरागत सैनिक व्यवस्था थी। युद्ध में हाथियों का और प्राचीन परंपरागत अस्त्र शस्त्रों का युद्ध शैलियों का जो है प्रयोग किया जाता था और वे विदेशों में होने वाले जो सैनिक बदलाव जो थे उनकी ओर वे आकर्षित नहीं हुए, उनको उन्होंने आत्मसात नहीं किया। इस प्रकार विदेशों के साथ संपर्क की कमी और परंपरागत युद्ध शैली ने गतिशीलता का जिसमें अभाव था, जिसके कारण वे जब तुर्की आक्रमणकारी आए जिनमें सैनिक स्फूर्ति थी, गतिशीलता थी, घुड़सवार सेना की जो है उसमें संख्या अधिक होती थी, इसलिए जब उनका सामना तुर्की सेना से हुआ तो वे उनके सामने भारतीय सैनिक जो है अधिक टिक नहीं सके। धन्यवाद।